सबसे पहला सवाल नंबर है 201 नंबर, अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना अनिवार्य है? तो ये है धारा 172 के अनुसार। अगला सवाल है 202 नंबर, संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? इसका सही उत्तर होगा धारा 176। अगला सवाल 203 नंबर, दिल्ली निवासी ए बी के विरुद्ध कोलकाता में मानहानि कारक कथन प्रकाशित करता है, बी ए के विरुद्ध वाद ला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली या कोलकाता। इसके बाद आता है सवाल नंबर 204, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पुलिस रिपोर्ट पर भी, परिवाद प्राप्त होने पर भी और स्वयं अपनी जानकारी पर भी एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। अगला सवाल 205 नंबर, सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही? तो इसका सही उत्तर होगा उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकते। अगला सवाल 206 नंबर, धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय शब्द में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी दंड न्यायालय भी, सिविल न्यायालय भी है और राजस्व न्यायालय भी है। इसके बाद सवाल नंबर 207, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न में से कौन सी धारा में मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज करे? इसका सही उत्तर होगा धारा 203। अगला सवाल है 208 नंबर, आदेशिका का जारी किया जाना किस धारा में उबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 204। अगला सवाल 209 नंबर, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 207। अगला सवाल 210 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि है? तो इसका सही उत्तर है 1000। अगला सवाल है 211 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन उपलब्ध? इसका सही उत्तर होगा धारा 206। अगला सवाल 212, आरोप की अंतर्वस्तु किस धारा में उपलब्ध? इसका सही उत्तर होगा धारा 211। अगला सवाल 213 नंबर, निम्न में से किस धारा में समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टता दी गई? इसका सही उत्तर होगा धारा 212। अगला सवाल 214 नंबर, गलतियों का प्रभाव किस धारा में उबंधित? इसका सही उत्तर है धारा 205। अगला सवाल 215 नंबर, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा, वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 219। अगला सवाल 216, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण किस धारा में उबंधित? इसका सही उत्तर है धारा 220। अगला सवाल 217, संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक संयुक्त विचारण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 213। अगला सवाल 218, यदि वारंट मामले में विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह, तो इसका सही उत्तर होगा उसे उन्मोचित कर देगा। अगला सवाल है 219 नंबर, अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ किस धारा में उबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 206। अगला सवाल 220, पूर्व दोष सिद्धि का वर्णन किस धारा में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 206। अगला 221 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रवादी की अनुपस्थिति को किस धारा में उबंधित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 249 यानी सेक्शन 214। अगला है 222 नंबर, उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर किस धारा में उबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 250। अगला सवाल 223 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोग का सारांश बताया जाना किस धारा में उबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 251। अगला सवाल 224, किस अध्याय में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 20। अगला सवाल 225, जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर डैश से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा 30। अगला सवाल 226 नंबर, दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि किस धारा में उबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 252। अगला सवाल 227, प्रवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु को किस धारा में वर्णित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 256। अगला सवाल 228 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता में परिवाद को वापस लेना किस धारा में वर्णित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 257। अगला सवाल 229, दंड प्रक्रिया संहिता में संक्षिप्त विचारण को किस धारा में वर्णित? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 21। अगला सवाल 230 नंबर, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किस धारा में दी है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 260। अगला सवाल 231 नंबर, धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संक्षिप्त विचार निम्न न्यायालयों में से कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सबसे पहला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कर सकता है, कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी भी कर सकता है, और तीसरा है प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट द्वारा अधिकृत किया गया है। अगला सवाल 232, किसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट। अगला सवाल 233 नंबर, संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट को पालन करना होगा। तो इसका सही उत्तर है समान प्रक्रिया। अगला सवाल 234 नंबर, संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 माह। अगला सवाल 235, यदि संक्षिप्त विचारण के तहत
अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 3 माह से ज्यादा। अगला सवाल 236 दंड प्रक्रिया संहिता के अविभाज्य सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 21A। अगला सवाल 237 संहिता में प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान किस धारा में किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 265A। अगला सवाल 238 अविभाज्य सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य केवल। इसका सही उत्तर होगा धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के। अगला सवाल 239 239 संक्षिप्त विचारण में न्यायालय किस विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। इसका सही उत्तर समन विचारण प्रक्रिया। अगला सवाल 240 सौदा विभाग के लिए कौन आवेदन कर सकता है। इसका सही उत्तर है अभियुक्त। अगला सवाल 241 निम्न से किस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा पोलस्की बनाम कोड नास्ट प्रकाशन। अगला सवाल 242 आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है। तो इसका सही उत्तर होगा मजिस्ट्रेट। अगला सवाल 243 समन मामलों में पूछताछ में ज्ञापन केवल है। तो इसका सही उत्तर होगा सबूत की रिकॉर्ड। अगला सवाल 244 किस धारा में साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 280। अगला सवाल 245 पूर्व दोषसिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 258। अगला सवाल 246 संहिता के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा धारा 299। अगला सवाल 247 संहिता में कौन सा प्रावधान दोहरे अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 300। अगला सवाल 248 नियम आर्टिफाइस एक्टिव अथवा आर्टिफाइस कन्विक्ट में निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 300। अगला सवाल 249 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 306। अगला सवाल 250 सहअपराधी को संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला विचारण के दौरान, जांच के दौरान और तीसरा अन्वेषण के दौरान सहअपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है। इसके बाद 251 न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 307। अगला सवाल 252 एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिकतम 15 दिन। अगला सवाल 253 संहिता की किस धारा के न्यायालय को किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 311। अगला सवाल 254 विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है संहिता की। इसका सही उत्तर होगा धारा 313। अगला सवाल 255 संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त स्वयं को एक सक्षम साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसका सही उत्तर धारा 300। अगला सवाल 256 कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा समन योग। 257 संहिता में किस धारा में अपराधों के समन यानी कंपाउंडिंग का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 320। अगला सवाल 258 निम्न से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा समन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा कुटकृत सिक्का। अगला सवाल 259 कौन सा अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(2) के अंतर्गत समनीय नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 324 यानी आईपीसी के सेक्शन 324। अगला सवाल 260 अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है तब अभियुक्त को। तो इसका सही उत्तर दोषमुक्त किया जाए। अगला सवाल 261 में किसी मामले का विचारण समाप्त होने के बाद निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा या तो दोषमुक्त का या दोष सिद्धि का आदेश। अगला सवाल 262 संहिता के अंतर्गत विकृत अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए, ये प्रावधान पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी धाराओं में, यानी धारा 334 में भी है, धारा 328 में भी है और धारा 331 में ये बात बताई। इसके बाद 263 नंबर संहिता की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा में निर्णय भाषा एवं विषय वस्तु का उपबंध किया है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 364। 264 संहिता की कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 357। 265 धारा 357 क के 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर विधिक सेवा पर। 266 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ। तो इसका सही उत्तर 3 फरवरी 2013। अगला सवाल 267 संहिता की धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उपबंध नहीं करती है। इसका सही उत्तर होगा धारा 357C। अगला सवाल 268 किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर देने का उपबंध। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 300। अगला सवाल 216 धारा 300 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अपराध के लिए दंडित व्यक्ति को दिए गए आजीवन कारावास के दंड को समुचित सरकार न्यूनतम डैश के समय के लिए
लघुकृत कर सकेगी। तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। अगला सवाल 270, संहिता की किन धाराओं में अपराधियों को अच्छे आचरण पर परीक्षा पर छोड़े जाने से संबंधित? तो इसका सही उत्तर है धारा 300। अगला सवाल 371, मध्य प्रदेश में धारा 363 भारतीय दंड संहिता का अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय? तो इसका सही उत्तर होगा सत्र न्यायालय। अगला सवाल 272, जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड पारित करता है तो उसकी कार्रवाई पुष्टि के लिए भेजी जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई। अगला सवाल 273, मृत्युदंड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 274, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत सन 2014 एससीसी का वाद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। अगला सवाल 275, सत्र न्यायालय दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? तो इसका सही उत्तर धारा 304। अगला सवाल 276 नंबर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। तो इसका सही उत्तर होगा सत्र न्यायालय। अगला सवाल 277, दोषी व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती जहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अनधिक जुर्माने का अधिरोपित करते। इसका सही उत्तर होगा 100। अगला सवाल 278, संहिता की धारा 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न से किसके समक्ष अपीलीय हो? तो इसका सही उत्तर होगा सेशन न्यायाधीश। अगला सवाल 279, संहिता की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है? इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई। अगला सवाल 280, निम्न से कौन सा उपचार संहिता में प्रावधानित नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्लोक। अगला सवाल है 281, संहिता के किस उपबंध में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 400। अगला सवाल 282 में संहिता की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान? तो इसका सही उत्तर धारा 400। अगला सवाल 283, मृत्युदंड को निष्पादन को मुतल्ली करने की शक्ति प्रदत्त है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला सवाल 284, आपराधिक मामलों के अंतरण को किस अध्याय में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 31। अगला सवाल 285, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस धारा में दी? इसका सही उत्तर होगा धारा 406। अगला सवाल 286, कारणों का अभिलिखित किया जाना निम्न से किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 412। अगला सवाल 287, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 12। अगला सवाल 288, गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुतल्लिक किया जाना किसमें वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 400। अगला सवाल 289, करवास का स्थान नियत करने की शक्ति किस धारा में? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 470। अगला सवाल 290, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन संहिता की किस धारा में उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 419। अगला सवाल 291, कारावास के दंडादेश का निष्पादन निम्न से उपबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 418। अगला सवाल 292, बंदी जेल में परिरूप किया जाना है तब वारंट किसे सौंपा जाए? तो इसका सही उत्तर है जेल। अगला सवाल 293, संहिता में किस धारा में उपबंधित है जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 401। अगला सवाल 294, संहिता के अंतर्गत किस धारा में उपबंधित है कि वारंट कौन जारी कर सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 425। अगला सवाल 295, दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 400। अगला सवाल 296 नंबर, संहिता में किस धारा में दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति दी है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 432। अगला सवाल 297, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किस धारा में दी है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 400। अगला सवाल 498, किस अध्याय में जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 33। अगला सवाल 299, जमानत किन मामलों में ली जाएगी? उपबंध किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 436। अगला सवाल 300, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सके? का प्रावधान किस धारा? इसका सही उत्तर होगा धारा 437।